फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस चैप्टर की राइटर हैं एन फ्रैंक। ये चैप्टर जो है ना फ्रेंड्स, ये एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया कुछ पार्ट्स हैं, उसी को हमें पढ़ना है। ये चैप्टर डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एक नॉवेल बुक से लिया गया है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एन फ्रैंक के बारे में जान लेते। एन फ्रैंक का पूरा नाम एलाइसिस मैरी फ्रैंक था। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1929। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एन फ्रैंक का जन्म हुआ था। एन फ्रैंक एक ज्यूइश गर्ल हैं। इनके फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक और इनकी मदर का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। इनकी सिस्टर भी थी जिनका नाम था मार्गरेट फ्रैंक। ओनली 16 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई फरवरी 1945 में। पर फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इनकी डेथ क्यों और कैसे हुई। इसके लिए आपको जर्मनी की एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। फ्रेंड्स 1933 से 1945 तक हिटलर का राज चल रहा था। हिटलर को तो सब जानते हैं ना, मौत का दूसरा नाम एडोल्फ हिटलर। हिटलर को ज्यूइश लोगों से सख्त नफरत था। वो जहाँ भी देखता था ज्यूइश लोगों को सीधा मरवा देता था। हिटलर ज्यूइश लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। जिन ज्यूइश लोगों के पास थोड़ा ताकत था, जो लोग बॉडी से ठीक ठाक थे, हेल्दी थे, उनसे वो बहुत हार्ड वर्क करवाता था और खाने के लिए भी कुछ नहीं देता था, और अगर देता भी था तो बहुत कम। उन लोग को भरपेट भोजन भी नहीं कराता था। इससे होता ये था कि आधे से ज़्यादा लोग तो भूख से ही मर जाते थे, और जो बच जाते थे उनसे वो बहुत काम कराता था। और जो काम करने लायक नहीं थे, यानी जो काम करने लायक नहीं होते थे, जैसे कि ओल्ड पीपल थे, जो पैरालाइज थे, जिनके हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे, उन्हें वो कॉन्स्ट्रक्शन कैंप में बुलाता था और कॉन्स्ट्रक्शन कैंप में बुलाकर जहरीली गैस छोड़ देता था और फिर वो ज्यूइश लोगों को मार देता था। कॉन्स्ट्रक्शन कैंप वो होता है ना दोस्त, जहाँ पे छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैद करके रखा जाता है। मतलब उसका और उसकी नाजी पार्टी का एक ही मकसद था कि जितने भी ज्यूइश लोग हैं उन सबको मार देना है। तो ये हिटलर की अत्याचारी तो चल ही रही थी इधर, तब तक उसी में वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ जाता है। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था, आपको ये पता होना चाहिए। तो जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने लगा तो फ्रांस उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई और वो बहुत तेज़ी से जितने भी ज्यूइश लोग थे उन लोग को वो मारने लगा। तो जैसे ही ये बात एन फ्रैंक को फैमिली को पता चला कि हिटलर और हिटलर के आदमी सारे ज्यूइश लोगों को मार रहे हैं जर्मनी में, तो वो लोग जर्मनी छोड़कर जहाँ पे वे लोग रहते थे टाइमपर्ट जगह पर नीदरलैंड चले जाते हैं। और नीदरलैंड में एक जगह है एम्स्टर्डम, तो वो लोग वहाँ पर रहने लगते हैं। उनकी पूरी फैमिली यानी कि एन फ्रैंक की पूरी फैमिली और उनके 4 दोस्त जर्मनी से नीदरलैंड आ जाते हैं, क्योंकि हिटलर का खौफ इतना ज़्यादा था कि वो लोग डर जाते हैं, जिससे जर्मनी छोड़कर सीधा नीदरलैंड आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने जर्मनी छोड़ दिया है, फिर हिटलर का हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रह पाएगा, वो हमें नहीं मारेगा। लेकिन फ्रेंड्स होता ये है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उसकी पार्टी की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी जो पार्टी थी नाजी पार्टी, वो धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ती चली जाती है। जर्मनी में तो उसका खौफ चल ही रहा था, अब धीरे धीरे नीदरलैंड पर भी अपना कब्जा जमाने लगता है। और वहाँ भी जितने ज्यूइश लोग छुपे हुए थे, जो लोग भाग कर गए थे हिटलर के डर के कारण, उसको भी वो लोग मारने लगते हैं। और फ्रेंड्स अब एन फ्रैंक की फैमिली पूरी तरह से फंस जाती है। वो लोग ऑलरेडी जर्मनी छोड़कर आए थे यहाँ नीदरलैंड में रहने के लिए, हिटलर के ही खौफ से ना। और अब यहाँ भी वही हाल हुआ, यहाँ भी हिटलर सारे ज्यूइश लोगों को मार रहा है। तो अब जो एन फ्रैंक की फैमिली है, उनके पिता ऑटो फ्रैंक हैं, उनके ऑफिस की छत पर 2 साल तक छिपकर ये लोग रहने लगते हैं। जुलाई 1942 से फ्रेंड्स वो लोग 2 साल तक वहाँ छुप कर रहने लगे। 2 साल तक वो लोग छिप छिपा कर रह रहे थे, बट आखिरकार वो लोग पकड़े गए। और उन लोग के साथ भी फ्रेंड्स वही हश्र हुआ जो कि बाकी के साथ हुआ था, यानी जो बाकी ज्यूइश लोग थे, जैसे उन लोग को मारा गया था कॉन्स्ट्रक्शन कैंप में ले जाकर, ऐसे ही इन लोगों को भी कॉन्स्ट्रक्शन कैंप में ले जाया गया और वहाँ पे मारा गया। अनफॉर्चुनेटली एन फ्रैंक को टाइफस डिजीज हो गया, बट एन फ्रैंक के जो फादर हैं वो गॉड की कृपा से बच जाते हैं। एन फ्रैंक भी जो है टाइफस डिजीज से ही मर जाती हैं, और इनके पिता ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बचकर वापस आ जाते हैं। वो वापस नीदरलैंड में आते हैं जहाँ वो लोग रहते थे एम्स्टर्डम में। वो वहाँ जाते हैं, अपने घर को देखते हैं, फिर उन्हें उनके घर में एन की डायरी मिलती है। वो डायरी को पढ़ते हैं। डायरी को पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि इसे उन्हें पब्लिश करवाना चाहिए, तो वो इसे पब्लिश करवाते हैं इंग्लिश टाइटल देकर, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से, जो मैंने पहले ही बताई। तो फ्रेंड्स अभी तक तो हमने एन फ्रैंक के बारे में जान लिया,
हिटलर ने जर्मनी में क्या क्या किया ये भी जान लिया। तो जितने भी डेट्स वगैरह है ना उसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे डायरी के बारे में कि एन फ्रैंक की वो डायरी कैसे मिली, क्या हुआ उसे जानते हैं। एक्चुअली वो डायरी एन फ्रैंक को मिली थी गिफ्ट के तौर पर उनकी 13th बर्थडे पर। फिर वो डिसाइड करती हैं कि वो डायरी लिखेगी। इस डायरी में वो 12 जून से लिखना स्टार्ट करती हैं, 12 जून 1942 से, और 1 अगस्त और 1 अगस्त 1944 तक की घटनाओं का वर्णन करती हैं। और इस डायरी को एन फ्रैंक ने डच लैंग्वेज में लिखा था, बट आगे चलकर इस डायरी को इंग्लिश में, हिंदी में, अन्य कई सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया और बाद में ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। इस पर एन फ्रैंक की पूरी मूवी भी बनी हुई है, टेलीविज़न शोज़ भी आते रहते हैं, ड्रामा, थिएटर, मतलब कि एन के जीवन काल को बहुत बार दर्शाया गया है। फिल्म के द्वारा, पोएट्री के द्वारा, एक ओपेरा भी बन चुका है। एन फ्रैंक की जो डायरी थी वो जीता जागता सबूत थी हिटलर के काले कारनामों का। अब फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि एन फ्रैंक की डायरी का शौक कब से हुआ, उन्होंने डायरी क्यों लिखना शुरू किया और उसने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा, ये हम अब जानेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि एन फ्रैंक की कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं थे, कोई ख़ास दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी कोई भी बातें शेयर कर सके। जबकि उनके पास उनके मदर फादर थे, उनकी एक 16 ईयर की सिस्टर थी, उनके पास करीब 30 फ्रेंड्स थे जिन्हें वो दोस्त कह सकती थी, दोस्त मानती थी, बट वो अपनी दिल की बातें उन लोगों से शेयर नहीं कर सकती थी। होता है ना हम लोग के साथ भी कि कुछ लोग ऐसे हमारे लाइफ से जुड़े होते हैं, इतने ज़्यादा स्पेशल होते हैं, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि हम उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। पर एन के साथ ऐसा कोई भी नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो डायरी को अपना दोस्त बनाएगी और लिखेगी, और इसलिए वो अपने उस डायरी को अपना दोस्त बना लेती हैं और उसको एक नाम भी देती हैं, किट्टी। उस डायरी का इतना प्यारा सा नाम किट्टी, और वो अपनी सारी बातें उस डायरी में लिखती थी क्योंकि उनका कोई ट्रू फ्रेंड्स नहीं था। और हमें ये भी बताती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, यानी कि लोगों के कंपैरिजन में पेपर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस। वो कहती थी आप निश्चिंत होकर कोई भी बात लिख सकते हैं कितना भी टाइम लेकर, बट आप अगर किसी फ्रेंड्स या लोगों से अपनी बातें शेयर करते हो तो वो शायद जल्दी एक्साइटेड हो जाए। वो बताती हैं पेपर के पास पेशेंस है, उस पर आप आधी बात आज लिखो, आधी कल, कोई टेंशन नहीं है। और इस लाइन में वो ये भी बताती हैं कि लोगों से कोई बात शेयर करने पर वो जज करने लगेंगी कि हाँ ये ठीक है या तुम्हारे साथ ऐसा होता है, लेकिन पेपर कोई सा भी रिप्लाई नहीं देता है। फिर वो बताती हैं कि उनके पिता सबसे प्यारे पिता हैं जिन्हें वो आज तक देखी थी। उनके पिता ने 36 ईयर की एज में शादी की, उस टाइम उनकी मदर की एज 25 ईयर थी। और आगे चलकर 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में उनकी सिस्टर मार्गरेट का जन्म हुआ और फिर 12 जून 1929 को एने का जन्म हुआ, यानी कि दोनों सिस्टर में 3 ईयर का डिफरेंस है। और इनकी पूरी फैमिली फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी जब तक कि एन 4 ईयर की नहीं हो गई, यानी कि एन जब 4 ईयर की हो गई तो ये लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। इनके पिता जो हैं वो हॉलैंड चले गए 1933 में, और इनकी मदर भी 1933 सितंबर में हॉलैंड चली गई। और फिर ये एन फ्रैंक और इनके सिस्टर एचेन चली गई इनकी ग्रैंड मदर के पास उनके साथ रहने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद जब दिसंबर आया, सितंबर के बाद, तो इनकी जो सिस्टर थी मार्गरेट वो भी हॉलैंड चली गई और फरवरी 1934 में एने भी चली जाती हैं। फिर वो बताती हैं कि मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में वो पढ़ी जब तक वो 6 ईयर की थी, तब तक वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में वहाँ पर पढ़ी और वो 6 ईयर की एज में फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। और जब वो 6 क्लास में गई तो उनकी एक टीचर थी, उनके साथ एनी का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। सभी टीचर्स में होता है ना, स्कूल में एक ऐसे बेस्ट टीचर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। बाद में जब एने वो स्कूल छोड़कर जा रही होती हैं, उसके टीचर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये होता है ना जब हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल पार्टी होता है, मतलब उन दोनों में बहुत अच्छा अटैचमेंट था। आगे वो लिखती हैं कि 1941 में उनकी दादी माँ का हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, उनकी दादी का ऑपरेशन भी हुआ था, तो उस ईयर एन का बर्थडे कुछ स्पेशल नहीं सेलिब्रेट किया गया। फिर जनवरी 1942 में उनकी दादी माँ का डेथ हो जाता है और वो बताती हैं कि दादी माँ के साथ मेरा कैसा इमोशंस था,
वो कोई भी नहीं समझ सकता। यानी कि वो अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा लव करती थी और जब उनकी दादी माँ मर गई तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और फिर 1942 जब एन का बर्थडे आया तो उस टाइम बर्थडे का ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब ही नहीं है। फैमिली का एक मेंबर जब मर जाता है तो पता है ना कितना अजीब सा लगता है। वो मिस कर रही थी अपनी दादी को और फिर वो अपनी दादी के लिए कैंडल जलाती हैं जो कि बाकी के कैंडल से अलग था, बहुत साइन कर रहा था। और फ्रेंड्स वो लिखते लिखते प्रेजेंट डेट यानी कि 20 जून 1942 को आ जाती हैं, जिस दिन वो अपना डायरी लिखना शुरू करती हैं। तो अपनी डायरी में क्या लिख रही हैं ज़रा वो पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स 20 जून 1942 को सैटरडे था। उस दिन जिस दिन वो अपना डायरी लिखना शुरू करती हैं वो लिखती हैं, डियरेस्ट किट्टी, आज हमारी पूरी क्लास की लेग्स काँप रही हैं, कारण आने वाली नेक्स्ट मीटिंग है जिसमें टीचर्स ये डिसाइड करेंगी कि कौन इस क्लास में रहेगा और कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा। यानी कि फ्रेंड्स रिजल्ट आउट हो रहे थे और ये तो सबके साथ होता है ना, जब रिजल्ट आने वाले होते हैं कितनी ज़्यादा घबराहट होती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। फिर वो लिखती हैं कि आधी क्लास ने तो शर्त लगा रखी थी कि कौन पास होगा और कौन फेल। मैं और मेरी फ्रेंड जीएन हमारे पीछे बैठे 2 लड़कों पर हंस रहे हैं। यानी कि एन और एन की फ्रेंड्स जो हैं यानी कि क्लासमेट, जीएन उन पीछे बैठे 2 लड़कों पर हंस रहे हैं, मतलब कि मजाक बना रहे हैं। फिर वो बताती हैं कि सीएन और जैक्स ने अपनी छुट्टियों के बचाए हुए पैसों से, यानी जो भी पैसा उन्होंने सेव किया था उससे उन्होंने शर्त लगा लिया है और सुबह से पूरी क्लास में एक ही चर्चा चल रही है कि आप पास हो जाओगे तो नहीं, आप पास हो जाओगे, जैसा हम लोग के साथ होता है। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, ये पेपर बहुत बुरा हुआ, शायद मैं पास ना हो पाऊँ, आप पास हो जाओगे। फिर एन कहती हैं, अगर तुम मुझसे पूछोगे ना कौन फेल होगा कौन पास, तो यहाँ बहुत ही बुद्धू हैं जिन्हें फेल कर दिया जाना चाहिए। मतलब वो कुछ बॉयज़ पर ताने कस रही हैं। फिर वो कहती है, मेरी और मेरी फ्रेंड्स के बारे में तो सोचो ही मत, हम लोग तो यूँ पास हो जाएंगे, बट मुझे थोड़ा सा मैथ में डाउट है। एन को भी मैथ से डर लगता था और वो फिर कहती हैं, क्या कर सकते हैं, अभी टीचर्स आएंगे और अनाउंस करेंगे, सब अच्छा ही होगा, ऑल इज़ वेल। ऐसा वो अपने फ्रेंड सबसे बोलती हैं। फिर वो आगे लिखती हैं कि उसकी सभी टीचर्स के साथ थोड़ी बहुत अच्छी बनती, यानी कि उसकी सभी टीचर्स के साथ तालमेल थोड़ा अच्छा है। उसके पूरे 9 टीचर्स थे जिसमें से 7 जो थे मेन थे और 2 वुमेन थी। मिस्टर किसिंग बहुत खड़ूस बुढ़े व्यक्ति थे जो एन को मैथ पढ़ाते थे और एन की इनसे नहीं बनती थी। मतलब ये बात बात पर गुस्सा करते थे क्योंकि एन क्लास में बातें करती रहती थी, जैसे कि हम लोग बातें करते हैं और टीचर्स की डांट पड़ती रहती है। वो बताती हैं कि मिस्टर किसिंग जो मैथ टीच करते हैं उनके बार बार मना करने पर भी मैं अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे यानी कि एन को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया कि जाओ चैटर बॉक्स के बारे में लिख कर लाओ। तो वो इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है कि क्या होगा कैसे लिखना है, वो सीधा अपना नोट बंद करती है, बैग में रखती है और घर को चल देती हैं। फिर इवनिंग टाइम में वो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेती है और फिर आखिर में उसकी नज़र उस चैटर बॉक्स के लेटर पर जाती है जहाँ उसे चैटर बॉक्स के बारे में लिखना। तो वो अपने नोट्स के पेज को पलटती हैं और पेन को हमेशा च्यू करती रहती है, यानी कि चबाती रहती है। जैसे होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स जो पेन और पेंसिल को मुंह में लगा कर चबाते रहते हैं, वैसे ये भी च्यू करते करते सोचती है क्या लिखूं। फिर वो बताती है कि अगर मैं चाहूँगी तो कुछ बड़े बड़े शब्द लिख देती और बीच में स्पेस छोड़ देती, लेकिन ये करना रॉन्ग था। वो अपने फाउंटेन पेन की कैप को चबाते हुए सोचती है क्या लिखूं। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो उस पर 3 पेजेस लिख देती है। चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, जो ज़्यादा बात करता है ना उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। वो लिखती हैं कि बातें करना एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, उसकी स्पेशलिटी है, ये एक टैलेंट है। और वो ये भी लिखती हैं कि वो इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती हैं कि कम बोले, बट उसकी मदर की भी सेम हैबिट है, वो भी ज़्यादा बोलती है। वो बताती है कि ये उसकी ख़ानदानी आदत है, इसलिए वो इसे छोड़ नहीं सकती है। वो बताती है मैं पूरी कोशिश तो करती हूँ बट मैं इससे छोड़ नहीं पाती हूँ। और नेक्स्ट डे एंड जब मिस्टर किसिंग को ये होमवर्क देती हैं तो मिस्टर किसिंग इसे रीड करते हैं और बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि ये क्या लिखा है। मिस्टर किसिंग टीचिंग कराने लगते हैं और इधर एन
फिर अपने फ्रेंड से बात करने में बिजी हो जाती है। फिर मिस्टर किसिंग बात करते हुए एन को देख लेते हैं। वो एन को खड़ा करते हैं और फिर एक होमवर्क दे देते हैं। वो कहते हैं कि इस बार तुम इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स पर लिखो। एन जो है उस टॉपिक पर भी लिख कर सबमिट कर देती है और अगले 2 टॉपिक तक एन बिल्कुल शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती। पर वो बहुत ज़्यादा देर तक बिना बोले नहीं रह सकती थी। लास्ट में वो बोल ही देती है जैसे ही मिस्टर किसिंग 3rd टॉपिक टीच करने वाले होते हैं। तो इस बार मिस्टर किसिंग उसे पकड़ लेते हैं और खड़ा करके कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें बात करने के लिए पनिशमेंट देता हूँ कि क्वाक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पर इससे लिखकर लाना है। वहाँ पूरा क्लास हंसने लगता है। एन का मजाक बन जाता है। एन भी अपने आप पर हंसने लगती है और कहती है कि जितना उसे चैटर बॉक्स पर आता था ना ऑलरेडी उसने लिख कर बता दिया है, अब उसे कुछ नया और अच्छा लिखना था। तो उसकी एक दोस्त होती है सैने, जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, तो एन की हेल्प करती है। यहाँ मिस्टर किसिंग एन पर जोक मारने की कोशिश करते हैं और इधर एन उन पर खुद मजाक बना रही थी। फिर एन अपना पोएम फिनिश कर लेती है। पोएम बहुत अच्छी थी। वो फ्रेंड्स पोएम इतनी अच्छी लगती है मिस्टर किसिंग को। पोएम कुछ ऐसे था, बत्तख और हंस पर था। माँ जो थी बत्तख और पिता जो था हंस था और उनके 3 छोटे छोटे चूजे थे, यानी कि बच्चे थे 3, जो दिन भर क्वैक क्वैक करते थे। तो वो जो फादर था हंस, उसको ये क्वाक क्वाक अच्छी नहीं लगती, तो वो अपने बीट से मार मार कर अपने तीनों बच्चों को जान ले लेता है, अपने तीनों बच्चों की जान ले लेता है। एन इसे मजाक के तरीके से लिखती है, बट मिस्टर किसिंग इसे सीरियस ले लेते हैं और वो इस पोएम को पढ़कर पूरी क्लास को बताते हैं। वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि जहाँ जहाँ जिस भी क्लास में उनका पीरियड्स होता है उन सभी क्लास को ये पोएम वो सुनाते हैं। वो बहुत इम्प्रेस होते हैं एन की इस पोएम से और फाइनली एन को परमिशन मिल जाता है कि क्लास में वो अपने फ्रेंड से बात कर सकती है, क्योंकि एन ने कुछ ज़्यादा इमोशनल पोएम लिख दिया था और फिर उसे कभी एक्स्ट्रा होमवर्क या बात करने के लिए पनिश नहीं किया गया। और मिस्टर किसिंग जो बिल्कुल सीरियस थे, वो खड़ूस आदमी अब बिल्कुल फ़नी तरह से रहते थे, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते थे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। और अगर आपको एने के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानना है तो आप वो नावल पढ़ सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल।